दोस्तों, दिशा साल्यान केस में आदित्य ठाकरे अब बुरी तरीके से फंस गया है। अपने ही एफिडेविट से उसी के ऊपर अब उल्टा पड़ने वाला है और यहीं से सुशांत सिंह राजपूत के केस के खुलने की भी दिख रही है कि हाँ, उसका केस भी खुल सकता है। कैसे फंस गया आदित्य ठाकरे, कैसे अब वो बीजेपी के रहमो करम पर नहीं जी पाएगा, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जी हैं। ओझा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बोलिए नीलेश संदीप। जी, क्या क्या कोर्ट में हुआ था? आदित्य ठाकरे के फंसने की बातें की जा रही हैं, काफी टाइम से की जा रही हैं, लेकिन अब ऐसा नया क्या हो गया? कोर्ट ने क्या बोला है जिससे कि उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसमें लोगों की उम्मीदें हो सकती है कि जस्टिस मिलेगा? देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, हम हमारा हमारी बातें रख रहे थे, आपकी बात आप रख रहे थे, हम बातें रख रहे थे, और आपके विचार हमारे विचार सब मिलकर हमें बता रहे थे पिक्चर की किस तरह से इसमें गैंगरेप हुआ है, मर्डर हुआ है, आरोपी कौन है, ये हमारा कहना था। आप उस दिन कोर्ट में 3 अगस्त को 25 मिनट तक डिटेल हियरिंग हुआ। कोर्ट ने अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया। कोर्ट ने सारे मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड देखने के बाद में एक पॉइंट बहुत क्लियर किया। उन्होंने कहा, देखो, आपकी थ्योरी है कौन सी कि वो 14वें माले से गिर के उसने जान दे दी, ये आपकी स्टोरी और ये आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये इनकंसिस्टेंट है, कन्विंसिंग नहीं है, ये भरोसे के लायक नहीं है। तो उनका पूरा पुलिस का जो ताश के पत्तों का महल था वो गिर के लहरा टूट के गिर गया, खत्म हो गया उनका। अभी अभी उसके जो रीजन थे ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये भूपेंद्र शर्मा जी का ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। पहला पेज दीजिए, पहला जो एकदम पेज है ना, उनका भूपेंद्र जी, हाँ ये है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट कंसल्टेंट डॉक्टर भूपेश कुमार शर्मा जी का। ये कोर्ट ने पूरा पढ़ा और उसमें आप नीचे लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि पुलिस ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना के लाया वो झूठी कैसी है। पुलिस ने क्या लिखा था उनके उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इसके 3 दांत टूट गए हैं, इधर इंजुरी है, उधर इंजुरी है। कोर्ट ने कहा ये जो है, आपको मैंने फोटो भी भेजा है, देखो इसमें भी है वो, कि इसका पूरा चेहरा इंटैक्ट, नाक इंटैक्ट, और पिताजी कोर्ट में खड़े थे, दिशा के पिताजी कोर्ट में खड़े थे। मैंने कहा आप सामने आइए, मैंने कहा मैडम ये है, ये पूरे लोग जो अंतिम संस्कार में थे इतने सारे विटनेस है, ऐसी कोई चोट नहीं थी, उसकी बॉडी पूरी इंटैक्ट थी, ना इधर की हड्डी टूटी ना उधर की हड्डी टूटी। उसमें क्या लिखा कि सामने के पूरे दांत टूट गए हैं, ये देखिए दांत पूरे उसके इंटैक्ट थे, और पोस्टमार्टम में लिखा पूरे दांत टूट गए। तो मैंने कहा कोर्ट को, मैंने पॉइंट आउट किया, यूरो ने पहली बार टाइम नहीं है, इसके पहले भी सचिन वाजे ने, इसी मुंबई पुलिस का जो ऑफिसर है सचिन वाजे, उसने मनसुख हिरेन के केस में झूठी पोस्टमार्टम बना के लाया था और उसके आधार पे केस क्लोज कर रहा था। एनआईए आई, एनआईए ने बोला ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोगस है, ये बंबई की, और ये पुलिस की ये, और वो उनका पुलिस ऑफिसर आज जेल में है, बेल भी नहीं हुई उसकी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के दयाल सिंह के गाइडलाइन है कि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठे बनाने वाले डॉक्टर का डिग्री भी कैंसिल कर दो, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी करो। तीसरी चीज, लॉ बहुत क्लियर है कि 2 चीजें है, एक है विटनेस और एक है तुम्हारा मेडिकल एविडेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो दोनों अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे तो पहला प्रेफरेंस आई विटनेस को जाएगा। यहाँ पर सारे आई विटनेस है। अगर किसी के बेटे का डेथ हो गया, बेटे का डेथ हो गया, इतना सारी दुनिया चिल्ला रही है, तो ये कह रहे कि हमने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया, तो एज पर लॉ 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम की कॉपी देना पड़ता है लड़की के पिताजी को, या जो भी फैमिली मेंबर है, लड़की हो लड़का हो, सबको, उनको फैमिली मेंबर को 24 घंटे के अंदर देना पड़ता है। यहाँ पर 5 साल से नहीं दी, और कब दी? जब हमने लीगल नोटिस सर्व की, ये 25 वकील जाकर बैठे पुलिस स्टेशन में, तब डीसीपी ने बोला ठीक है दे दो। मतलब जैसा बहुत बड़ा एहसान कर दिया। पुलिस ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया, इवन सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया और रिपोर्ट दिया कि ये मेडिकल रिपोर्ट है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, इसके आधार पे इसमें कोई फाउल प्ले लगता नहीं है, ये सुसाइड का मामला है। कोर्ट ने कहा नहीं, जब तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो तब तक ये मर्डर केस का, जब पिताजी कंप्लेंट दे रहा है तो आपको एज ए रूल एफआईआर रजिस्टर करना है, और उसके पहले जो जितनी की हुई आपकी इंक्वायरी है वो नल एंड वाइड है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा नीलेश जी, कुछ चीजें तो इसमें स्पष्ट हो जाती हैं। सबसे पहला जो आपने बताया कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जानी चाहिए थी 24 आवर के अंदर, वो 6 साल बाद दी गई है पिताजी को जिसकी बेटी मर चुकी है। दूसरी आपने बताया कि कोर्ट ने यह भी कहा कि जब पिताजी कह रहे हैं उसके कि भाई एफआईआर दर्ज करो, तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। तीसरा, उन्होंने कहा कि 14 माले से गिरी है और जो फोटोज में साफ दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी एक निशान खरोच तक नहीं है।
वो अपने आप में साबित हो जाता है। और एक और बात आप बता रहे थे, मैं चाहता हूँ वो भी आप दर्शकों को बताएं कि जब उनके पिताजी ने पूछा था, जब कुछ ब्लड भी नहीं था उनके चेहरे पे, तो वो क्या हुआ था? वो तो इतने सीरियस बातों में हंसना आ जाता है। इनके पिताजी को जब पहली बार फोन करके बुलाया, पुलिस स्टेशन पहुंचे, और वो था को अक्यूट रोहन राय मंगेतर, उनका जो उनसे मिला हुआ था सामने वालों से, वो बैठ के, अभी उनको लगा ये गरीब बेचारा पिताजी, इसको क्या समझता है, बेवकूफ है, ये नादान है, तो इनको फोटो दे, बोले आप डेड बॉडी देख नहीं पाएंगे, तो इनको पहले फोटो दिखाए। तो इन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा, बोले सर ये 14वें माले से गिरी करके आपने फोटो दिखाए रोड पे, ये ना इसके बॉडी पे ना रोड पे कहीं एक ब्लड का डॉट भी नहीं है खून का। फिर उनको शॉक हो गया कि हमने जल्दबाजी में कितनी बड़ी गलती कर दी। वो वहां पर बैठे हुए हैं, उनके बाजू में अपना और एक आई विटनेस खड़ा है, वहां पर ये पुलिस ऑफिसर दूसरे को बुला रहा है, इधर आ, अबे पागल है क्या, ब्लड लगेगा ना यहाँ पर, जा एडजस्ट करके ला फोटोशॉप से। फिर दूसरा फोटो बनवा कर रहा है, अलग अलग टाइप की फोटो लेकर आए। एक फोटो लेकर आए नाक पूरा टूटा हुआ, अब आपने फोटो देखा नाक पूरा इंटैक्ट है, एक फोटोशॉप करके लाए नाक टूटा हुआ। एक फोटो क्या लाए होंगे, आप ना कुर्सी से गिर जाओगे, पूरी बॉडी होगी, गले में वो मार्क हैंगिंग है। उसको ये किसी को बोला होगा फोटो बनाने, सुसाइड का फोटो बना, तो उसको स्टोरी बताया नहीं, तो हैंगिंग के मार्क वाला फोटो लेकर आके दिखेगा। तो ये स्कॉटलैंड एड से कंपेयर करने वाले हमारे मुंबई पुलिस के नोबेल प्राइज विनर, वो तुम्हारे है जो भी लोग। तो ये इस तरह से इन्होंने। अच्छा नीलेश जी, एक कुछ चीजें और हैं यहाँ पर, जो दावा किया था आदित्य ठाकरे ने कि जिस दिन ये हादसा हुआ था वो तो मुंबई में था ही नहीं, वो अपने कहीं नाना जी दादाजी पता नहीं कहाँ पे गया हुआ था, ये उसने दावा किया था। तो जो फोन रिकॉर्ड से उनका क्या हुआ फिर? हाँ, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। क्या हुआ, पहले इन्होंने क्या किया, दिशा के पिताजी को मैनेज कर लिया। मैनेज मतलब कैसा किया कि देखो आपके लड़की की बदनामी हो रही, तो आप ना आके बोल दो, जो मेरे लड़की के खिलाफ बोलेगा उस पर अपने को कार्रवाई करना, हम कार्रवाई करेंगे, और हमारी सरकार हम देख लेते तो उनको। फिर जो भी बोलता था उसके ऊपर केस कर देते थे। आप लोग सोचने लगे कि उसका लड़की का पिताजी ऐसा बोल रहा तो हम क्या बोलेंगे भाई, ऐसा नॉर्मल। लेकिन कुछ लोग थे, नीतीश राणे जी, नारायण राणे जी, अर्नब गोस्वामी, ये लोग डटे रहे, उन्होंने कहा हमारे पास सबूत है। अब हुआ क्या कि इनको और कॉन्फिडेंस क्या था आदित्य को, कि हमने उनके माँ बाप को हमारे कब्जे में ले लिया है, तो आकर मीडिया के सामने ओवर कॉन्फिडेंस में एक स्टोरी बना के कि उस दिन, जिस दिन दिशा का डेथ हुआ 8 जून को, उस दिन नानाजी पाटनकर जी का देहांत हो गया था बोले। और मीडिया को बोल रहा, आप भी थे ना उस दिन वहां पर, मैं था ना वहां पर, नीतीश राणे जी ने प्रूफ ला कर दिया, और कोई भी चेक कर सकता है, उनके नाना जी का देहांत उसके 1 हफ्ते बाद हुआ था। उस दिन वो जिंदा थे। मोबाइल टावर लोकेशन और अदर पॉइंट के बेस पे नए सबूत मिले, इसलिए केस रीओपन किया। और अभी जो कंक्लूजन रिपोर्ट दिया उसमें से मोबाइल टावर लोकेशन के रिकॉर्ड गायब। इनका कहना है 14वें माले से गिरी। मैंने कोर्ट को बताया कि मतलब देखिए सर मैडम, ये 14वां माला है, यहाँ से डेड बॉडी गिरेंगी तो कैसे गिरेंगी, ऐसे गिरेंगी। इनके स्टोरी के हिसाब से कहाँ गिरी है, ये बिल्डिंग, उसका 10 फुट का बाद में उसका कंपाउंड वॉल, उसके बाद में 10 फुट जाके गिरी है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 20 फीट का। IITN के पास से, एक्सपर्ट के पास से हमने रिपोर्ट लेकर आए, और उन्होंने वो लॉन्ग कहा जंप तो करती नहीं थी, आई डोंट थिंक कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह खेली थी। नहीं, और डबल फंसे क्यों मालूम है क्या, इन्होंने कहा कि दारू के नशे में चूर थी और गिर गई। वो तो 1 फुट आगे नहीं गिर सकती फिर दारू में थी तो। इतना अगर आपको डिस्टेंस उतना जाना है तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 150 फीट से दौड़ते हुए आना पड़ेगा और जंप मारना पड़ेगा। तो ये 10 बाय 10 के रूम में से कैसा क्या जंप मार सकता है आदमी वहां पर। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, एक बालकनी से ही कूद के। हाँ, चमत्कार चमत्कार। आपको पता है कि अभी जो नया रिसेंट केस हुआ है केतन अग्रवाल और सिया गोयल पुना का, हाँ, हाँ। तो उसमें जैसा मर्डर हुआ तो पुलिस प्रॉम्प्टली पूरा मीडिया के साथ में सीन रिक्रिएशन को पहुंच गई, डमी बॉडी लिया डाला। ये दिशा के केस में भी जनवरी 2024 को सीन रिक्रिएशन किया, मीडिया में सारी न्यूज आई, और सीन रिक्रिएशन में बॉडी नीचे गिरी स्ट्रेट, तो इनकी स्टोरी झूठी साबित हो गई। फिर ऊपर से एक एक्स में ऑफिसर का फोन आता है, फाइल से निकालो वो कॉपी। नहीं, पर आदित्य ठाकरे तो कह रहा है मेरा तो लेना देना ही नहीं है कुछ इस केस से। नहीं, बराबर है ना, उसका मैं बताता हूँ। हमारे पास में आई विटनेस है, बाकी तो छोड़ दीजिए, मोबाइल लोकेशन भी है और आई विटनेस भी है।
और एक पेन ड्राइव हमने कोर्ट में दिया, कोर्ट को हमने बता दिया है। मैंने कहा एफआईआर तो छोड़ दीजिए, एक मर्डर के आरोपी को फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए जितने लीगली एडमिसिबल एविडेंस लगते हैं वो सब अवेलेबल। ये केस में मर्डर का केस प्रूव करके फांसी की सजा देने तक जितने प्रूफ लगते हैं वो सारे प्रूफ है। खुद आदित्य ठाकरे के पार्टी के स्पोक्स पर्सन किशोर तिवारी, उन्होंने सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आकर इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा हाँ, दिशा के डेथ के समय आदित्य ठाकरे वहां था, मैंने खुद पुलिस को बोल के उसके ऊपर केस होने से रोका। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफिशियल प्रवक्ता का, वो खुद आई विटनेस है और वीडियो पूरा सारे चैनल पे आया। और कब आया है? अभी आया है। पॉसिबल डिफेंस उनके क्या रह सकते कि ये जाके खुद का मेडिकल करा के लाए कि मैं इंपोर्टेंट हूं और मैं रेप कर ही नहीं सकता। एक उनके पॉसिबल, लेकिन तुमने नहीं किया, सूरज पांचोले ने किया है, तो सूरज पांचोले के साथ में तुम थे तो तुम इक्वली अक्यूज हो। तो और किन किन लोगों पर इल्जाम है? सूरज पंचोली ये और सूरज पांचोली, डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे और कुछ बॉडीगार्ड। मैं खुद समझ का गया, बॉडीगार्ड समझ गया, जो भी शेर बना फिरता है सब निकलेगा। हाँ, तो जिसका बॉडीगार्ड है। हाँ, तो आश्रम जो इसका वेब सीरीज था बॉबी देओल का, तो उनके ऊपर रेप का चार्ज लगता तो क्या करते? मेडिकल करा के लाते कि नहीं मैं तो इम्पोर्टेंट हूं, मैं तो रेप कर ही नहीं सकता। तो ये इस तरह का डिफेंस ले सकता है कोई, बचने वाले नहीं उसमें। मैं अब दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। तो अभी उनका प्रेजेंस प्रूव हो गया। प्रूव होने के बाद हमारे आई विटनेस को बाजू में रखिए। इन्होंने जो झूठा डिफेंस लिया ना कि मैं उस समय वहां नहीं था, मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता हूं, मैं दिशा सालियान को नहीं जानता हूं, और उनके रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन को चैट जो रिकवरी किया है नारकोटिक्स ब्यूरो ने, समीर वानखेड़े साहब ने, उसमें तो क्लियर आ गया आदित्य ठाकरे के इसके कई सालों के संबंध थे, क्या प्लानिंग हुआ, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के मर्डर का क्या प्लान किया, सारा आ गया चैट में। ये सबसे बड़ा प्रूफ है उस आदमी को मर्डर में आरोपी ठहरा के फांसी देने के लिए। ये केस ला है सुप्रीम कोर्ट का, आगे की तो कुछ जरूरत ही नहीं है हमको। अभी नेक्स्ट हियरिंग जो आपने बताया 24 अगस्त को है, ज्यादा दूर भी नहीं है, और सिर्फ फिक्स टाइम 2.5 हफ्ते, मतलब ठीक 3 हफ्ते बाद। तो एफिडेविट की बात बताई गई है, वो क्या कह रहे हैं कि मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, बताइए जरा। हाँ, एमएलए नहीं हूं, उनका कहना है मैं एमएलए नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। क्यों? क्योंकि एमएलए अगर लिख देंगे तो फिर वो एमपी एमएलए कोर्ट में मामला जाता है, फास्ट ट्रैक में साल भर के अंदर केस निपटाओ, वो सब लागू हो जाते हैं ना नियम, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन वगैरह। तो उससे बचने के लिए इन्होंने झूठा एफिडेविट दे दिया कि मैं बिजनेसमैन हूं। मतलब यार ये क्या है, या तो ये लोग नशे में आकर ऐसा एफिडेविट बनाते हैं, या तो ये सबको बेवकूफ समझते हैं, या तो इनको ऐसा लगता है कि हम वो पुराने जमाने के राजा या डॉन है कि हमारे खिलाफ कोई बोलेगा ही नहीं, हम कुछ भी करेंगे। वो एफिडेविट में उन्होंने लिखा है कि दिशा के पिताजी का ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, कि सीबीआई ने दिशा के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे पहले क्लीन चिट दिया, तो अभी सीबीआई को देके क्या करूंगा? तो ये उनका एफिडेविट है। अभी आपको पता है, आपने खुद ने लास्ट टाइम भी बताया था, और हमने तो राइटिंग में सीबीआई का लेटर ही ला कर दिया कोर्ट में। सीबीआई ने कहा दिशा का केस हमने कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया, आदित्य ठाकरे हो या और भी कोई हो, किसी को क्लीन चिट देने का सवाल ही नहीं उठता। झूठे एफिडेविट के बीएनएस के नए सेक्शन है, उसके करस्पॉन्डिंग पुराने आईपीसी के 191, 192, 193, 199, 200, तो ये वाली जो सेक्शन है इसमें 7 साल की हर केस में सजा है। चलिए, आशा यही करते हैं कि जल्दी इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आए, कि अब आदित्य ठाकरे भी अपना पक्ष रखेगा और यहाँ से आप लोग भी अपना पक्ष रखेंगे। आपने बताया कि सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ आपके पास में है, और आपने को जज को भी दी है, वीडियोस भी दी है, पेन ड्राइव दी है। एक पेन ड्राइव की बात राणे जी भी करते थे। तो होपफुली अब इसमें कंक्लूसिव चीज़ें सामने आएंगी, और जो भी गुनहगार हैं, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मौर्य, जिनके भी आप नाम ले रहे थे, अगर ये दोषी हैं तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये जो आप बता रहे हैं कि रेप और मर्डर दोनों चीज़ें हैं, तो फांसी से कम कुछ होना भी नहीं चाहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी आने के लिए। फिर से आइएगा, जो भी डिटेल अपडेट आएगी वो बताने के लिए दर्शकों को। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, जो लोग भी वेट कर रहे थे कि कब आएगी डिटेल, कब आएगी भाई, जो सुशांत के केस में, दिशा के केस में चीज़ें चाहते थे कि कोई ना कोई अपडेट आनी चाहिए, उन लोगों तक ये जरूर जानी चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।